हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू। आपका स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी 132 का अगला पार्ट पढ़ेंगे, भारतीय सरकार और राजनीतिक। ठीक है, चलिए इग्नू में जो बीएजी कोर्स हो रहा है, बीए की जो पढ़ाई होती है उनका हम पूरी कोर्स लेके आ रहे हैं, चैप्टर वाइज ब्लॉक वाइज करके। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जा चुके। आपको कोर्स कराई जाएगी और आपको ये जो क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, उनमें से लगभग कॉमन 100% आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करेंगे ब्लॉक 3। ठीक है, क्या ब्लॉक 3 जो आता है बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी में ब्लॉक 3। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे संस्थाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करेंगे खंड जो 3 है, ब्लॉक 3 की संस्थाएं। ठीक है, आपका जो संस्था है इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 या 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप इसमें संस्थाएं में आपका परिचय पढ़ना है, परिचय आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, क्या क्या है इसमें देखते हैं। उद्देश्य प्रस्तावना पढ़ना है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्तावना, संघीय विधायक, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। ठीक है, लोकसभा और समिति सभापति, ये सब विशेष अधिकार। ठीक है, कार्यपालिका नियंत्रण, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले उद्देश्य जल्दी हम पढ़ेंगे। इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य भारतीय संसद की उत्पत्ति, उसका ढांचा एवं उसका कार्य प्रणाली का परीक्षण करना है। ठीक है, इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप निम्न निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, क्या पढ़ के क्या हमें मालूम चलेगा उसको बताया जा रहा है, उद्देश्य क्या है इसका। ठीक है, पढ़ने का। चलिए पहला पॉइंट है आपका भारत में आधुनिक। ठीक है, भारत में आधुनिक विधायिका की उत्पत्ति का पता लगाना। ठीक है, कैसे विधायिका की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, दोनों में है संसद का ढांचा एवं कार्यप्रणाली की चर्चा करना। 3 नंबर में है संसदीय प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी प्रस्तावना हम पढ़ते हैं, आगे चैप्टर बहुत सारे बाकी हैं। चलिए, लेजिस्लेचर विधायिका, इसका मतलब लेजिस्लेशन मतलब उसका हिंदी बोलते हैं विधायिका। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द से ली हुई है, जिसका अर्थ है विशेष प्रकार की विधि नियम। ठीक है, एक प्रकार नियम है, विधि नियम। इस नियम का अर्थ है विधान, और जो संस्था इसे लागू कराती है उसे कहते हैं विधायिका। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, जो इसको लागू कराती है, ठीक है, उसको बोलते हैं विधायिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, विधायिका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विधायिका के 2 रूप हैं, एक संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। ठीक है, संसदीय अध्यक्षीय। संसदीय प्रतिमान कार्यपालिका का चुनाव अपने सांसदों के मध्य से विधायिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधायिका द्वारा किया जाता है, अतः यह कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था शक्तियों के विभाजन का आधारित होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक साथ कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों में कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों नहीं कर सकता है, कोई एक ही में, या तो कार्यपालिका में या विधायिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कार्यपालिका हम आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। भारत में विधायिका 2 स्तर का कार्य करती है, पहला संघीय स्तर पर और दूसरा क्या करता है, राज्य स्तर पर। ठीक है, एक आपको संघीय स्तर करेगा, एक राज्य स्तर पर करेगा। ठीक है, आपको बस उतना याद करना है, रखना है। ठीक है, संघीय स्तर पर इसे भारतीय सांसद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भारतीय सांसद। ठीक है, उसको याद रखिएगा। चलिए, यह इकाई मुख्य रूप से भारतीय सांसद से संबंधित है। इस इकाई के अंतर्गत 7.7 अनुभाग में आप राज्य विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय सांसद जो कि संविधान द्वारा रचित है, एक सर्वोच्च प्रतिनिधित्व सत्ता है, यह एक स्वच्छ विधायिकी अंग है और जनता की राय से व्यक्त की मंच है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, कुछ इसको नहीं ज़्यादा पढ़ना है। चलिए, संघीय विधायिका, यहाँ से हम पढ़ेंगे 7.2 से इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ होगा आपका संघीय विधायिका। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं संविधान अनुच्छेद 79 से। ठीक है, 79 के अंतर्गत भारतीय सांसद का गठन किया गया है। ठीक है, किसका, भारतीय सांसद का, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं,
भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति और सांसद के दोनों सदन सम्मिलित है, ठीक है। जो भारतीय सांसद है, सांसद में क्या है, राष्ट्रपति और सांसद दोनों को लिया गया है, ठीक है, सदन में सम्मिलित है, ठीक है। चलिए, पहला है आपका लोकसभा, ठीक है। पहला है क्या, लोकसभा, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, कि जिसे निम्न सदन, छोटा सदन, ठीक है। जबकि दूसरा क्या है, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा अस्थायी सदन है, ठीक है। लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है, ठीक है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं है, जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक है, उसको भंग भी कहा जा सकता है। लेकिन जबकि राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन में, ठीक है, वो कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझे। चलिए, राष्ट्रपति का पद भी कभी रिक्त नहीं रहता है, ठीक है, या तो राष्ट्रपति रहेंगे या तो उपराष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं 7.2.1 में, ठीक है। चलिए, अमेरिका के जो विधायिका कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अमेरिका में जो कही जा रही है बात, अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उनके विधायिका कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, जबकि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद के अभिन्न अंग है, ठीक है, अभिन्न अंग। जो पहले जो नागरिक कहा जाता है किनको, राष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए, यद्यपि वे सांसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, ठीक है, वे सदन की कार्यवाही में भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो सदन की जब कार्रवाई होगी तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति सांसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति जो हैं सांसद से कुछ भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्या है, देखिए पढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति सांसद को चलाने का निर्देश देते हैं, ठीक है, निर्देश दे सकते हैं, एवं उन्हें लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो भंग कर सकते हैं, ठीक है, उनकी शक्ति है उनके पास, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता, ठीक है। कोई भी विधेयक लाया जाता है, कानून बनता है, तो आखिर में आपको राष्ट्रपति के सामने आपको वहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। जब तक वो सिग्नेचर नहीं करें, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो कानून नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वह विधेयक सदन दोनों सदनों द्वारा पारित क्यों ना हो, ठीक है। वो जो क्या है, दोनों सदन भी अगर पारित कर दिया हो, अगर राष्ट्रपति उसको साइन या हस्ताक्षर नहीं करें, ये कानून बनना चाहिए, तो वो कानून नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इसमें आपको आगे पढ़ना है कि जो यदि दोनों सदन की बैठक नहीं हो, ठीक है, यदि दोनों सदन की बैठक नहीं हो, तब भी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के द्वारा कानून को लागू कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास इतना मादा है, इतना शक्ति है को अगर अगर सदन नहीं भी चले तो वो एक साइन उनको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 370 धारा लगी हुई थी, वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक सिग्नेचर पर हो गई थी, ठीक है। चलिए नहीं देते हैं, हालांकि यह अध्यादेश अस्थायी होते हैं, फिर भी यह अध्यादेश सांसद द्वारा पारित अध्यादेशों के समान शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। अध्यादेश तो अस्थायी होते हैं, फिर भी ये जो है पारित होते हैं अध्यादेश समान शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट, हम आगे इस 8 में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के विस्तार से विवेचन करेंगे, ठीक है। इकाई जो 8 है आपका लास्ट, उसमें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें आता है आपका सदन में से एक, पहला जो सदन है लोकसभा, इसको पढ़ेंगे, निम्न सदन जिसको कहते हैं उसको पढ़ेंगे 7.2.2 में, ठीक है। इसको हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा सांसद का निम्न सदन है, ठीक है। जो सांसद होते हैं जो निम्न सदन में हैं, ठीक है। चलिए, ये जनता का सदन भी कहा जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों को चुनाव करती है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 545, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें से 530 सदस्य जो है राज्य से चुन के आते हैं, ठीक है। 500 कितने राज्य से चुन के आते हैं, ठीक है। जबकि 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आते हैं, ठीक है। चलिए, और 2 जो है सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, वो अपना इलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सदस्य एंग्लो भारतीय समुदाय से आते हैं, ठीक है। जो 2 सदस्य जो है ना एंग्लो भारतीय से आते हैं, ठीक है।
जो विदेश से जो होता है ना, विदेश से जो सांसद बन के आते हैं, ठीक है, विदेश से ही उसको मनोनीत किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज सरकारों में से ये प्रावधान था, ठीक है, आज भी चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा इसलिए मनोनीत किए जाते हैं ताकि इनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में हो सके, ठीक है, क्या हो सके, प्रतिनिधित्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम, सीटों का बंटवारा होगा, ठीक है। सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित की जाती हैं। चुनाव के हिसाब से सभी राज्यों को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया, ठीक है, क्या बता, निर्वाचन क्षेत्र में, एरिया में, ठीक है। चलिए, जिसकी जनसंख्या ज़्यादातर समान होती है, ठीक है। चलिए, लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, ठीक है, जो वयस्क जो होते हैं 18 वर्ष की उम्र के ऊपर वोट देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी वयस्क जिनकी आयु 18 वर्ष है वो वोट देकर देने के लिए योग्य है, ठीक है, जो 18 वर्ष है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो भी प्रत्याशी सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वह निर्वाचित होता है, ठीक है, निर्वाचित होता है माने जीतता है, वो उस पद पर ग्रहण करता है। साधारणतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन यह समय पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो क्या किया जाता है, भंग किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, भंग किया जा सकता है, ठीक है, अपने पावर इस्तेमाल करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का जो सदस्य हैं, सदस्य होने के लिए तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 25 वर्ष का उम्र होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, यह व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी पूरा करता है। वो कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है, ठीक है। भारत का कोई भी प्रत्याशी अगर खड़ा होता है राज्य में कहीं भी, वो क्या कहीं से भी चुनाव निर्वाचन जो है लड़ सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी, ठीक है। चलिए, टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद से वो लड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, संविधान में सांसद के सदस्य होने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित हैं, ठीक है, कुछ जो है अनिवार्य शर्त हैं, निर्धारित हैं, तथा सदस्य को अयोग्य घोषित करने की भी शर्तें हैं। कोई भी व्यक्ति सांसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, या तो लोकसभा में रहेगा या तो राज्यसभा में, नहीं हो सकता, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, एक से अधिक, जैसे पिछले बार राहुल गांधी ने लड़े थे, नरेंद्र मोदी ने भी लड़ी थी 2014 में, ठीक है। तो एक से अधिक सीट पर क्या चुनाव क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, लेकिन वह किसी एक सीट पर ही अपने पास रख सकता है, ठीक है, कोई एक ही सीट पर ही रख सकते हैं, ठीक है। यदि वह एक से अधिक सीटों पर चुनाव जीत कर आता है वह सीट अपनी इच्छा अनुसार रख सकता है, ठीक है, रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ना है आपको, यदि कोई राज्य विधानसभा और सांसद दोनों सदस्य चुना जाता है और वह निर्धारित समय पर राज्य विधानसभा से इस्तीफा नहीं देता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में वह अपनी सांसद की सदस्य गंवा देता है, ठीक है। कहने का मतलब है, कोई भी राज्य से विधानसभा और सांसद दोनों का सदस्य चुना जाता है, ठीक है, कोई भी चुना जाता है तो जो समय है, समय के अनुसार उसको एक इस्तीफा देकर एक पद ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं ग्रहण करे तो उसकी सदस्य क्या है, गंवा दी जाती है, भंग की जाती है, ठीक है, उनको हटा दी जाती है। चलिए, कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, इसके लिए कहा गया, तथा इसे किसी न्यायालय द्वारा पागल या अवस्थ घोषित नहीं किया गया हो, ठीक है। या तो कहने का मतलब है, कोई भी सांसद है तो उसको उसका कानून बनाने की जिम्मेदारी है, देश के ऊपर जिम्मेदारी है, तो उन्हें कहा गया है कि लाभ के लिए नहीं बैठा हो, ठीक है, वो अपने लाभ के लिए नहीं, घोटालाबाजी करने के लिए नहीं, ठीक है। और उसमें कहा गया है, न्यायालय द्वारा पागल या अस्वस्थ घोषित नहीं है, ये तबीयत ठीक नहीं हो या पागल हो, दिमागी हालत ठीक नहीं हो, तो ये नहीं बैठ सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कोई भी सदस्य यदि सांसद के सत्र से
60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, ठीक है। 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थिति रहता है, आपको इसका याद रखना है। अगर नहीं रहता है तो देखिए क्या होगा, वो अयोग्य घोषित किया जा सकते हैं, ठीक है। क्या अयोग्य मतलब वो अब सांसद नहीं रहे उस सदन के, ठीक है, समझ गए। चलिए, कोई भी सदस्य किसी अन्य दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब भी वो अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। यदि है कोई सदस्य है अगर दूसरा देश का अगर नागरिक होता है तो यहाँ का सांसद जो होंगे उन्हें अयोग्य माना जाएगा, उसको डिस्क्वालिफिकेशन माने हटा दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं राज्यसभा। चलिए राज्यसभा पढ़ लेते हैं, एक थोड़ा सा है, उसके बाद से अगली क्लास में करेंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। चलिए राज्यसभा में है, संविधान के अनुसार राज्यसभा एक उच्च सदन है, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है, जैसे हम लोग लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, ठीक है। तो ये जो है राज्यसभा जो है क्या है, उच्च सदन है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए यह राज्यों के प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, राज्य के जो है प्रतिनिधित्व, ठीक है, उनके प्रति काम करती है। राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं, 250, इसको आप याद रखना है। जिसमें से क्या 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने आप से चुनते हैं। चलिए 12 सदस्य जो है किसमें चुनते हैं, साहित्य कला में, विज्ञान में, समाज में, सेवा में अनुभव प्राप्त व्यक्ति से होते हैं, ठीक है। इनके विज्ञान, समाज, साहित्य, कला, इनसे वो उनको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, किसमें, राज्यसभा में, ठीक है। कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बाकी के सदस्य जो है राज्यों के विधान सभा से चुन के आते हैं, ठीक है। जो राज्य के जो विधानसभा हैं वहाँ से चुन के आते हैं बाकी सदस्य, ठीक है, 12 को छोड़कर, ठीक है। मतलब आपका हो गया 238 जो है विधानसभा से चुन के आते हैं राज्य के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनका चुनाव राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है, इनका अप्रत्यक्ष, इसके चुनाव जनता में नहीं कराई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व एक समान नहीं है, अलग अलग हैं। यह एक पूरी तरह से राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, कितनी जनसंख्या है वहाँ से कितने आते हैं उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। अर्थात राज्य की जनसंख्या अधिक है उस पर प्रतिनिधित्व अन्य छोटे राज्यों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 से लेकर अधिकतम कितना होती है, 34 तक होती है, कितना, 34 तक। चलिए यह जयवार जनसंख्या पर निर्भर है, ठीक है, कि जितना जनसंख्या है उसके हिसाब से सीट रहेगी वहाँ पर, ठीक है। नागालैंड से जहाँ सिर्फ एक ही सदस्य आते हैं, ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश से 34 सदस्य आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों की जनसंख्या में काफ़ी अंतर है, ठीक है। चलिए जनसंख्या के अनुसार ही आपका जो है सीट निर्धारित की जाती है, कितने आदमी चुन के आएगा उसको देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए राज्यसभा का चरित्र एक प्रकार से संघवाद का प्रतीक है, ठीक है, क्या है, संघवाद, ठीक है, का प्रतीक है। चलिए आगे देखेंगे, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, आपको पता है। लोकसभा क्या है, अस्थाई, डिफरेंस भी थोड़ा आपको याद करना है। ये अस्थाई सदन है, इससे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य, ठीक है, जो इसके 1/3 सदस्य हैं 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उसकी छुट्टी होती है, ठीक है। चलिए खाली पदों पर तुरंत चुनाव कराए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, मैंने बताया था 6 वर्ष का होता है। लोकसभा कितना, 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5। चलिए लेकिन वह समय पूर्व भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, ठीक है, वह चाहे तो पहले भी, कार्यकाल से पहले भी, मान लीजिए 6 वर्ष का था, 4 साल पर, 3 साल पर, 2 साल पर, 1 साल पर, 5.5 साल पर भी इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी, या उसे किसी कारणवश अयोग्य भी घोषित किया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए चलिए राज्य की सभा की विशेषता, ये थोड़ा
आज तक नहीं तैयार रहते, वीडियो तो लंबी हो जाएगी, ठीक है। 20 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। और आज तक के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे आपका 7.2 में राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, ठीक है। राज्यसभा की क्या क्या शक्ति है उसको हम पढ़ेंगे और 2-3 पार्ट लगेंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरी सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से ब्लॉक 1 में आएंगे, इसके ब्लॉक 1 नहीं हुआ है उसको करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही जुड़े रहिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स जो BAG इग्नू कोर्स कर रहे हैं उनसे आप शेयर करिए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करिए जिससे कि वो जुड़ सके और अपनी इग्नू की पढ़ाई कर सकते हैं BAG, ठीक है। आपको याद रखना है, इसको BAG कोर्स करेंगे पूरा फुल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से सब कराए जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे वैसे कराए जाते हैं, ठीक है। एक एक लाइन आपको पढ़ाई जाएगी। चलिए आज तक लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।